electrical resonance is said to be in electrical resonance when impedance of the circuit becomes purely resistive or power factor of the circuit becomes unity. Unity means one, or circuit current and applied voltage becomes in phase with each other. ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को डिफाइन किया जा सकता है इस स्टेटमेंट से, और इसमें ये जो तीन बातें लिखी हुई हैं, यानी व्हेन इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, और उसके बाद अगला स्टेटमेंट है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बिकम्स यूनिटी, और फिर अगला स्टेटमेंट है कि सर्किट करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स इन फेज विद ईच अदर। ये तीनों एक ही बात कहते हैं, क्योंकि जब सर्किट का इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, यानी सर्किट क्या हो गई, प्योरली रेजिस्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है पावर फैक्टर हो जाएगा 1, दैट इज यूनिटी। और पावर फैक्टर 1 होने का मतलब फेज एंगल हो गया 0 डिग्री, और फेज एंगल 0 डिग्री होने का मतलब ही यही हो गया कि सर्किट का जो वोल्टेज है और सर्किट की जो करंट है वो दोनों सेम फेज में आ जाएगा। तो ये तीनों बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं। तो अगर सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें ये तीनों एलिमेंट हैं, वो सर्किट रेजोनेंस में तभी आएगी जब सर्किट का इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो जाए। इसका दूसरा मतलब कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, या इसका तीसरा मतलब कि सर्किट की करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में आ जाए। तो ऐसी सर्किट को कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आ गई है। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजोनेंस में तभी आएगी, या हम उसमें रेजोनेंस के बारे में तभी बात कर सकते हैं when there is energy storing elements L and C are present in the circuit. इन दोनों का इलेक्ट्रिकल सर्किट में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों एक साथ सर्किट में नहीं होंगे तो उस सर्किट में कभी रेजोनेंस आएगा ही नहीं। तो इन दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का होना ज़रूरी है सर्किट के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बीच एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस में रेजोनेंस आने की संभावना होती है। यानी सर्किट में अगर सिर्फ इंडक्टेंस है या अकेले सिर्फ कैपेसिटेंस है तो सर्किट में रेजोनेंस की बात ही नहीं होगी जब तक ये दोनों साथ साथ मौजूद नहीं है। अब एल, सी और आर ये तीनों किसी भी कॉम्बिनेशन में सर्किट में कनेक्टेड हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में भी हो सकते हैं, ये किसी भी अदर कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। मान लीजिए सर्किट कुछ इस तरह की है कि आर एल और आर सी ये पैरेलल में लगे हुए हैं, इस तरह से, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट का, नॉट पैरेलल, इसको हम कहेंगे सीरीज पैरेलल सर्किट। या हो सकता है इस तरह से सर्किट हो, ये तीनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हो।
इसको आप पैरेलल सर्किट कह सकते हैं सिर्फ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तीनों एलिमेंट किसी भी मैनर में कनेक्टेड हो, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में, सिर्फ सीरीज में, किसी भी एक्स वाई जेड मैनर में कनेक्टेड हो, वो सर्किट रेजोनेंस में तभी आएगी जब ये लिखी हुई डेफिनेशन और यहाँ जो मैं ये तीन कंडीशन आपको बता रहा हूँ ये फुलफिल होगी, तभी हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर सर्किट रेजोनेंस में है। अदरवाइज रेजोनेंस में वो सर्किट नहीं होगी। तो सर्किट सीरीज हो, पैरेलल हो, सीरीज पैरेलल हो, सब में रेजोनेंस की डेफिनेशन सेम है, बट कंडीशन अलग अलग सर्किट की रेजोनेंस की अलग अलग आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इस वजह से इस पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, बच्चों को एक चीज बड़ी याद रहती है कि सर जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगी। इट इज ट्रू, बट फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। ये सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए रेजोनेंस की कंडीशन है जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, सारे सर्किट के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको ये तीन तरह से कॉम्बिनेशन बताया आर एल और सी का कनेक्ट होने का। तो इसमें ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला, इसमें तो ये बात सही है कि जब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हम कह देंगे कि रेजोनेंस में आ गया। इसके लिए ये कंडीशन नहीं है ना, तो इसके लिए कोई और कंडीशन आएगी, इसके लिए कोई और कंडीशन आएगी, वो आपको एनालिसिस करके डिराइव करनी पड़ेगी। तो एक्सएल बराबर एक्सी रेजोनेंस है कंडीशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी टीचर्स पूछते हैं, वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों के मुंह से रेजोनेंस पूछते हैं, रेजोनेंस क्या होता है बताइए, तो स्टूडेंट यही कहते हैं सर एक्सएल बराबर एक्सी रेजोनेंस होता है बट ओनली फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। ये कंडीशन है, डेफिनेशन नहीं है रेजोनेंस की। मतलब यहाँ जी ये जो डेफिनेशन हमने आपको लिखवाई, दैट इम्पिडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, या पावर फैक्टर सर्किट का यूनिटी हो जाए, फेज एंगल जीरो हो जाए, या वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाए, ये सारी बातें अगर किसी सर्किट में हो रही होंगी तभी वो सर्किट रेजोनेंस में होगी। और सीरीज रेजोनेंस में ये सारी बातें तभी होती हैं जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तब। तो ये है कहानी रेजोनेंस की। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है रेजोनेंस के बारे में? जो डेफिनी हाँ, अरे यार पूरी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पढ़ाना है ना, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि सर जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये तीनों मौजूद हों, और उस सर्किट का इम्पिडेंस अगर सर प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा तो सर वो सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगी। बस इतना बता दो। ठीक जी। हमने आपको ये सारी बातें इसलिए अलग अलग करके बता दी, z इज इक्वल टू और कॉस फाइव वन, फाइव इज इक्वल टू जीरो, या ये फेजर डायग्राम दैट इज बी और आई सेम फेज में, क्योंकि ये चारों बातें एक ही हैं इसलिए हमने बता दी आपको। आपको इन चारों में से कोई भी याद रहे, रेजोनेंस की डेफिनेशन आप बता ले जाएंगे। क्लियर है आप सबको? अगर आप सीरीज आरएलसी सर्किट को देखें, तो ये हो गई सीरीज आरएलसी सर्किट। आर इंडक्टेंस का इम्पिडेंस एक्सएल और कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस एक्सी। सपोज इसके क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वी है और इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ हर्ट्ज, और इसमें करंट फ्लो कर रही है जिसकी आरएमएस वैल्यू कैपिटल आई है। अब रेजोनेंस के डेफिनेशन की बात करें तो उससे पहले इस सर्किट के इम्पिडेंस को लिख लेते हैं। इस सर्किट का इम्पिडेंस क्या होगा? इस सर्किट का इम्पिडेंस होगा आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब डेफिनीशन पे जाएं तो डेफिनीशन के हिसाब से जब इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा इस सर्किट का, तो ये सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगी। तो ये कब हो सकता है Z इज इक्वल टू आर? तो उसका जवाब है कि इस इम्पीडेंस के फॉर्मूले में अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर होगा, तो Z बराबर आर हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस सर्किट में कंडीशन क्या है, दैट व्हेन XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो, व्हेन XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो और XL इज इक्वल टू XC, अगर ये हो जाए इस सर्किट में तो ये सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। अब XL XC के बराबर आएगा कैसे? तो इसका जवाब यह है कि आप जानते हैं दैट XL इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL। दैट मीन्स जो XL है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। तो यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी टर्म है कहाँ? फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? अप्लाइड वोल्टेज में। तो अगर हम इफ वी ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ applied voltage, then we may arrive at the situation when XL will become is equal to XC। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर करने का मतलब घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब XL XC के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड वोल्टेज की 50 हर्ट्ज जिस पे सप्लाई आ रही है इस सर्किट में। हमने फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करना शुरू किया, हमने फ्रीक्वेंसी को जीरो से बढ़ाना शुरू किया। जीरो से कहाँ तक बढ़ाना शुरू किया? मान लीजिए इन्फिनिटी तक बढ़ाना शुरू किया। तो जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सपोज एग्जांपल के लिए जीरो रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्सएल क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सी क्या हो जाएगा? 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा जीरो जब हमने एफ की वैल्यू जीरो सेट की। तो अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी हमने जीरो से ऑल्टर करना स्टार्ट करी तो एक्सी कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे है, और एक्सएल कहाँ पर है? जीरो पर है। अब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना अगर शुरू करें, इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एक्सएल की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, एक्सी की वैल्यू घटना शुरू होगी। अब ये बढ़ते बढ़ते हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जीरो से बढ़ाते जा रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घटते घटते नीचे की तरफ आ रहा है। बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर ये आपस में आके मिल जाएंगे, दैट मीन्स एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्सी के, और उसी पॉइंट पर जेड बराबर हो जाएगा आर के। अब सीरीज आरएलसी सर्किट की करंट इज इक्वल टू क्या होगी? V अपॉन जेड, और Z की वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में क्या है? Z की वैल्यू एक मिनट सॉरी, Z की वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जा रहा है तो Z बराबर हो जा रहा है आर के, यानी Z क्या हो जा रहा है? मिनिमम हो जा रहा है। तो Z जब मिनिमम हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए करंट है V अपॉन जेड, तो एट रेजोनेंस Z मिनिमम हो जाएगा, तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा V अपॉन आर, क्योंकि Z क्या हो जा रहा है? R के बराबर रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस जो सीरीज सर्किट में है उसमें कंडीशन क्या आई? XL बराबर XC, और एट रेजोनेंस सर्किट की करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम, और इम्पीडेंस क्या हो जाता है? मिनिमम।
तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस आई सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस की? पहली तो एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ये कंडीशन हो गई। दूसरा, करंट मैक्सिमम हो जाती है और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। और तीसरा, इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम इम्पिडेंस कितना होता है, आर के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड। अब ये जो फ्रीक्वेंसी हम ऑल्टर करके बराबर कर रहे हैं एक्सएल बराबर एक्सी के, इस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो पुट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर और एफ इज इक्वल टू एफ आर एट रेजोनेंस। तो एक्सएल यानी ओमेगा एल, तो दैट इज ओमेगा आर इंटू एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी। तो ये हो गया ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा आर को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। और एफ आर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। This is expression of resonant frequency. Expression of series resonant frequency. हालांकि ये कोई डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सी बात है इसको फाइंड आउट करना, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आ सकता है, मान लीजिए आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालिए, एल और सी की वैल्यू दे दी जाए। तो ये तो बात हो गई सीरीज रेजोनेंस में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्या कंडीशन होती है, इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है, और एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, ये कंडीशंस हो गई। और ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप जानते हैं वी एल इज इक्वल टू होता है आई एक्सएल एंड वी सी इज इक्वल टू होता है आई इंटू एक्सी। जब सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट कर रही है तो एक्सएल एक्सी के बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी एल वी सी के बराबर हो जाएगा। करंट क्या हो जा रही है, करंट हो जा रही है मैक्सिमम, रेजोनेंस पे करंट हो जा रही है मैक्सिमम और एक्सएल हो जा रहा है एक्सी के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एल बराबर हो जाएगा वी सी के एट रेजोनेंस, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गई इसलिए वैल्यू भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो एट रेजोनेंस यहाँ से एक पॉइंट ये पता चला दैट एट रेजोनेंस इन सीरीज RLC circuit, voltage across inductor and capacitor becomes equal and maximum, and this is known as voltage magnification। तो इस घटना को यानी इस फिनोमेना को कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। कौन सा फिनोमेना को, दैट एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर
इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकम्स इक्वल एंड मैक्सिमम। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप समराइज करें तो ये तो कंडीशन हो गई सीरीज रेजोनेंस की, ठीक है। और उसके अलावा Z जो है वो मिनिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू R। करंट मैक्सिमम हो जाती है विच इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये इक्वल हो जाते हैं एंड मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई और पावर फैक्टर जो है वो 1 हो ही जाएगा क्योंकि Z इज इक्वल टू R है तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीरीज रेजोनेंस के रिगार्डिंग। इसको हम सीरीज रेजोनेंस कह सकते हैं क्योंकि सीरीज आरएलसी सर्किट में जो रेजोनेंस है उसको नाम देते हैं सीरीज रेजोनेंस। और इसके अलावा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 अंडर रूट 1/LC। ऑल्सो सीरीज resonance is known as voltage resonance, ठीक है। क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज की आप फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर रहे हैं, उससे कंडीशन आपको मिल रही है, इसलिए सीरीज रेजोनेंस को क्या देते हैं, वोल्टेज रेजोनेंस। और इसका एक और एक्सप्लेनेशन आप ये दे सकते हैं क्योंकि एट रेजोनेंस जो है यहाँ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर वो मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। इस वजह से भी इसको वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं। और कहीं कहीं कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है क्योंकि एट रेजोनेंस जो सर्किट की करंट है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो इसका मतलब ये कह देते हैं दैट वोल्टेज जो है वो मिनिमम हो जाता है रेजोनेंस के कंडीशन में, इसलिए भी इसको वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस समटाइम्स आल्सो नोन एज वोल्टेज रेजोनेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट वोल्टेज रेजोनेंस क्या होता है, और ऑप्शन में आपको सीरीज रेजोनेंस ऑप्शन मिल सकता है। तो ये आप जानते रहिए कि दैट सीरीज रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज रेजोनेंस। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इसमें अभी तक जो मैंने बताया आपको सीरीज रेजोनेंस के बारे में? कुछ नहीं पूछना तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है।